Hello, dear students. Beta, we now study of the chapter number 10, direct and inverse proportion. Beta, what do you mean by the direct and inverse proportional? Beta, inverse proportional in the other word of indirect proportionally of the name of. डायरेक्ट क्या होता है बेटा? यदि कोई क्वांटिटी है और आप किसी क्वांटिटीज को आप इंक्रीज करें और उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट प्राइस भी इंक्रीज हो रही है तो दिस इज कॉल्ड ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि इफ 2 बॉल ऑफ कॉस्ट 68 रुपीज है, देन 5 बॉल की जो कॉस्ट है वो बेटा इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी. मैंने कहा कि 2 बॉल्स हैं, जब बॉल्स की नंबर को आप क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है. यदि आप यहाँ पे बॉल्स कम कर देते हैं, एटलीस्ट आप 1 बॉल्स कहते तो वैल्यू आप बॉल्स की क्या करते हैं डिक्रीज, तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी बेटा डिक्रीज हो जाएगी. जब क्वांटिटी मोर देन होती है तो उसकी कॉस्ट भी मोर होगी. जब दोनों क्वांटिटीज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो दिस इज कॉल्ड ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. बट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल मे बी द अदर ऑफ वर्ड ऑफ नेम इनवर्स प्रोपोर्शनल. व्हाट डू यू मीन बाय द इनवर्स प्रोपोर्शनल? बेटा इनवर्स प्रोपोर्शनल उस क्वांटिटीज में ऑब्जर्व होता है जैसे कि आप किसी क्वांटिटी में कोई फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ वर्कर और वर्किंग, उनकी जो वर्किंग है कितने नंबर ऑफ वर्कर कितने वर्क को कितने टाइमिंग में कर रहे हैं. मान लीजिए लेट 10 वर्कर हैं और किसी वर्क को बेटा 5 डेज में कर रहे हैं. मैंने कहा बताइए तो 5 वर्कर उस डेज को कितने डे में करेंगे, एटलीस्ट हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब एक चीज देखिए, जब मैं नंबर ऑफ वर्कर मेरे पास 10 थे तो वे वर्क कर रहे थे 5 डेज में, उनका जो वर्किंग करने का जो डेज में वर्क था वो कितने था 5 डेज के अंदर. अब मैंने वर्कर की जो नंबर को क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया. जब नंबर ऑफ वर्कर को क्या कर दिया नंबर को डिक्रीज कर दिया तो क्या ये क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी? नो बेटा, जब वर्कर आपके 10 है, वर्क 5 डेज में हो रहा है, अब मैं वर्कर को कम कर रहा हूँ डिक्रीजिंग कर रहा हूँ तो यहाँ वर्किंग डेज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे दोनों चीज क्या एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है. यदि एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है दूसरी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो इस कंडीशन में क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल. इनवर्स प्रोपोर्शनल में दोनों क्वांटिटीज होती है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है. यदि हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, या किसी को डिक्रीज करते हैं और अदर इंक्रीज हो रही है तो दिस इज कंडीशन ऑफ द इनवर्स प्रोपोर्शनल. बट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इज द सेम ऑफ कंडीशन. यदि इंक्रीज हो रही है और अदर भी इंक्रीज हो रही है, जैसे 10 पेन ऑफ कॉस्ट है, यदि कोई 10 पेन की कॉस्ट है और सपोज करो मैं कह रहा हूं कि ये 100 रुपीज है और मैंने इस बार पेन की जो नंबर्स हैं उसको डिक्रीज कर दिया. मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि 5 पेन की कॉस्ट क्या होगी, तो ये वैल्यू आप क्या कर रहे हैं 10 पेन से आप उसे 5 पेन कर रहे हैं तो आप इसे क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं. तो क्या ये 100 से मोर देना जाएगी? नो, ये एटलीस्ट 100 से कम ही आएगी. तो दोनों वैल्यू क्या होंगी आपकी, ये डिक्रीज हो रही है तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी. यदि मैं इसे इंक्रीज करता, मैं 10 की जगह कितना करता 20, तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाती इंक्रीज हो जाती. अब 10 पेन की जो कॉस्ट थी वो 20 पेन की कॉस्ट इस 10 वाले पेन की कॉस्ट से ज्यादा आएगी तो ये भी इंक्रीज हुई तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी. तो जब किसी क्वांटिटी की वैल्यू को आप इंक्रीज करते हैं और उसकी अदर वैल्यू भी इंक्रीज होती है या डिक्रीज करते हैं अदर भी डिक्रीज होती है तो दिस इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. और जब कोई क्वांटिटी डिक्रीज दूसरी अदर इंक्रीज या इंक्रीज के साथ उसकी डिक्रीज जस्ट अपोजिट होती है तो क्या होता है इनवर्स. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए आप किसी भी क्वांटिटी में उनका दोनों का जो क्वांटिटी का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट लेके चलते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है दोनों क्वांटिटी का जो रेशो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट के इक्वल होता है. लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है दो क्वांटिटीज की वो किसके इक्वल होनी चाहिए उनके कांस्टेंट के क्या होनी चाहिए इक्वल. अब हम इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल जो हम अपने इसी एक्सरसाइज से सबसे पहले हम इस बारे में स्टडी कर लेते हैं कि वेरिएशन होता क्या है. बेटा वेरिएशन जो होता है इफ द वैल्यू ऑफ द टू quantities of depend on each other in such a way that is the changing in the one result is corresponding. जब हमारी कोई रिजल्टेंट है और उन्हें एक सेम क्वांटिटी में वे में हम उन्हें कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं दूसरे के अदर के लिए तो इन क्वांटिटीज को हम वेरिएशन कहते हैं. ये वेरिएशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल. जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है तो 2 क्वांटिटीज उन्हें हम एक्स एंड वाई में जो लिखते हैं सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तब कहते हैं यदि कोई क्वांटिटी इंक्रीज है और दूसरी भी उसके साथ इंक्रीज हो रही है, या डिक्रीजिंग कंडीशन में तो दूसरी भी उसके साथ डिक्रीजिंग हो रही है. इंक्रीजिंग के साथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग कंडीशन में डिक्रीज हो रही है तो एक्स वाई के सापेक्ष रेशो में इक्वल टू एक कांस्टेंट के बराबर होता है. तो यहाँ पे एक्स वाई क्या होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. द 2 क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इफ द इंक्रीज या डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एक्स इज एम्प्लाइज दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वाई.
यदि x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की भी इंक्रीज होनी चाहिए, यदि x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की भी डिक्रीज होनी चाहिए। उस कंडीशन में ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे, देन तब जब इन दोनों का रेशो किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। सेम इनवर्स प्रोपोर्शनल कंडीशन में, जब इनवर्स प्रोपोर्शनल कंडीशन होती है तो दो क्वांटिटीज एक दूसरे में जस्ट अपोजिट होती है, यदि ये इंक्रीज है तो वो डिक्रीज होनी चाहिए और वो डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। क्या इसका फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल को एक्सरसाइज में भी आपको ये दिया हुआ है 10.1 में, इसी से रिलेटेड एग्जांपल 1 है, ऑब्जर्व द टेबल एंड चेक वेदर द रिलेशन इन एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। हमें चेक करके बताना है बेटा कि ये जो टेबल दी हुई है क्या ये टेबल एक्स एंड वाई के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या नहीं है। ये एक्स और वाई की वैल्यूज हैं और आपको मैंने अभी बताया कि एक्स अपॉन वाई जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए क्या होना चाहिए, कोस्टेंट में होना चाहिए। इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कोस्टेंट। कोस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक्स वाई का जो रेशो है सभी जगह इक्वल आना चाहिए। अब ये 3/15 है, 7/35, 8 क्योंकि ये तो ये एक्स की वैल्यूज है, ये वाई की, तो पहले एक्स की वैल्यू यहाँ रखी आपने, वाई की यहाँ रखी, तो ये पहला रेशो कितना आ गया 3/15, 7/35, 8/40, 12/60, 16/80। अब मैं इनको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80। दैट इज सभी का जो रेशो है वो कितना है 1/5। तो ये क्या है, कोस्टेंट है। तो इसका मतलब जब x अपॉन वाई कोस्टेंट लिए तो x एंड y क्या है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में। यदि अदरवाइज इनमें से किसी भी डू एनी वन, एक का भी रेशो 1/5, दैट इज मतलब सभी इक्वल नहीं आते बेटा, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में से नहीं कहा जा सकता। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में जब होते हैं, जब क्वांटिटी जैसे जैसे अब देख सकते हैं x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है तो y की भी वैल्यू क्या होती जा रही है बेटा, इंक्रीज होती जा रही है। और इन सभी का जो रेशो है पर्टिकुलर एक साथ एक सेम कोस्टेंट में, इसलिए क्या है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो x क्वांटिटी y की क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से एक टेबल दी हुई है, वहां पे कुछ बुक्स है और उनके वेट मेजर करके आपको दिए हुए हैं। 4 जब बुक्स है तो उनका वेट दिया हुआ है, 6 बुक का वेट्स, 11 का ये, और आपसे ये कहा है कि इसे चेकआउट करके आपको ये बताना है कि क्या ये प्रोपोर्शनलिटी में है या नहीं है। तो ऐसे ही हमने कैलकुलेट द रेशो किया इनका x अपॉन वाई के लिए, 4/2, 6/3, 11/5.5, 15/7.5। इन्हें जब हमने डिवाइडेड किया 2 से 4 को, तो 2:1 आ गया, इसका भी 2:1 आ गया। ये डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगी, तो 110 अपॉन कितना आ जाएगा 55, तो भी 2/1 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगी, डिवाइडेड करेंगे तो 2/1, तो दैट इज सभी का रेशो कितना आ जाएगा 2/1। तो ये भी क्या होंगे बेटा, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में। ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 3, इफ एक्स एंड वाई द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यूज ऑफ मिसिंग। इस बार हमें कुछ मिसिंग स्टर्म दे दी और उनको मिसिंग स्टर्म को इसकी प्रॉपर्टी के द्वारा दिया, और उसने ऑलरेडी पहले ही कहा है कि इफ एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जो स्टेटमेंट आप बेटा यहाँ इक्वल लेके चल रहे थे आपने प्रूव किया है, अब आप उसे इक्वल लेके चल सकते हैं। दैट इज ये जो रेशो है इस रेशो के आप इक्वल कह सकते हैं, इस रेशो को आप इसके भी इक्वल कह सकते हैं। दैट इज ये रेशो इसके इक्वल हो, बिकॉज द टोटल ऑल क्वांटिटीज ऑफ द रेशो एक्स अपॉन वाई इज कोस्टेंट। तो पहले आपने 2/24 को x1/60 के इक्वल ले लिया। जब आपने सिंस एक्स वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो 2/24 x1/60 के लिए ये इसके इक्वल होता है। तो आपने फर्स्ट केसेस में ये इक्वल लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। नेक्स्ट आल्सो ऐसे ही आपने x1/60 और x2/60 84 को ले लिया, तो ये x1 की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। ये वैल्यू यहाँ पुट करो और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपकी x2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट x2/84 और 10/y1 को ले लीजिए। अब आपको x2 की वैल्यू आ चुकी है यहाँ 7, तो यहाँ 7 वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 7 × y1 × 84 × 10, 7 अपॉन में चला जाएगा, या 7 से आप पहले क्या करें 84 को डिवाइडेड कर दीजिए, तो 12 आ गया, 12 × 10 120, तो y1 की वैल्यूज आ जाएगी। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, क्या है बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 में, एक कार कवर ऑफ द 432 किलोमीटर इन 36 लीटर ऑफ ए पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 25 लीटर ऑफ पेट्रोल। बेटा कोई कार है और वो 432 किलोमीटर की डिस्टेंस को 36 लीटर में कवर कर रही है, तो हाउ मच डिस्टेंस वुड बी कवर ऑफ 25 लीटर। जनरली इसे सोचने की बात है, कोई कार है बेटा, सपोज करो कोई व्हीकल्स है आपके पास जो भी है, और उसमें आप 36 लीटर आप पेट्रोल डला रहे हैं और वो इतने किलोमीटर जा रही है। मैं कहूँ कि नहीं 36 नहीं, आप 25 लीटर डलवाइए, तो क्या अभी भी वो इतने किलोमीटर चली जाएगी? नहीं ना। तो यदि वैल्यू के साथ में आप उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो ये वैल्यू भी इसकी कम हो जाएगी, अर्थात जो रिजल्ट हमारे पास जितनी किलोमीटर डिस्टेंस आएगी उससे तो एटलीस्ट कम ही आएगी। तो इस कंडीशन में आप क्वेश्चन को जब आप वर्डिंग को देख रहे हैं, आप उसके सेंस को समझ रहे हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये हमारा डायरेक्ट है या हमारा इनवर्स है।
क्योंकि बेटा जब डायरेक्ट कंडीशन होती है तो एक क्वांटिटी इंक्रीज है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होती है उसके साथ साथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही क्वांटिटी है और डिस्टेंस है, यदि 36 लीटर पेट्रोल डल रहा था तो इतनी जा रही थी, अब 25 हो गया 36 की जगह, तो ये डिस्टेंस भी इससे कम हो जाएगी। लेट मान लीजिए ये x है। अब आपको पता है कि दोनों क्लियरली पेट्रोल जो कंज्यूम कर रहे हैं तो वो लेस देन डिस्टेंस कवर्ड करेगी। क्यों करेगी वो आपको पता है कि क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वांटिटी वैल्यू डिक्रीज करें तो ये भी डिक्रीज होगी। इस केसेस में जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन लें तो 36/432 इक्वल किसके होगा बेटा 25/x के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 इंटू एक्स इक्वल टू 432 इंटू 25, तो x इज इक्वल टू 432 मल्टीप्लाई 25/36। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 300, तो रिक्वायर्ड ऑफ द डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा 300 किलोमीटर्स। ऐसे सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x एंड y की वैल्यूज आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनली देन फाइंड द वैल्यूज a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। और अभी आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल आपको कराया था कि इस क्वांटिटी में आप सबसे पहले क्या करते हैं 5/40, a/72, b/88, c/112 का सभी को रेशो इक्वल ले लेते हैं। एक बार इन दोनों को इक्वल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकाल लें। जब a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से फिर a की वैल्यू इसमें रखिए, फिर इन दोनों को इक्वल ले लीजिए, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी फिर इन्हें इक्वल ले लीजिए। तो बेटा डू योर सेल्फ ओके, आप इसको खुद अपने आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 6, इफ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ द थिक द पेपर इज 54 grams, हाउ मेनी शीट ऑफ द सेम पेपर वुड बी द वेट ऑफ 2 कंप्लीटेड 1/2 kilograms। यदि 12 शीट्स हैं और वे पेपर मेंटेनिंग में ओके बेटा यहाँ तक आप क्वेश्चन जितने भी हैं कंप्लीटेड करें, डू योर